If today somebody asks you, how do you rate Indian economy at the moment? Then I'm sure the answer would be strong economy, moderately growing economy, poised to grow better, and one of the safest economies in the world. That is how economists, people at large acknowledge India as. आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी को इस तरह से देखा जाता है. लेकिन there is a lot that we need to really understand for drawing a very clear picture. बहुत कुछ अलग पैरामीटर्स को भी देखना चाहिए. सबसे पहले 2 दिन पहले की जो न्यूज़ थी कि $1 ₹80.50 के बराबर हो गया है. मतलब ये कि आपको अगर $1 खरीदना है तो आपको ₹80.50 देने पड़ेंगे फॉर बाइंग $1. कंपैरेटिवली स्पीकिंग पहले ये कम रुपयों में डॉलर अवेलेबल हो जाता था. मैं अगर आज से 20 साल पहले की बात करूं तो शायद $1 खरीदने के लिए 26 रुपए देने पड़ते थे, 26. तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे. ऑफ कोर्स नेगेटिवली बोल रहा हूं. तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे. और इंडिया एक इंपोर्ट सेंसिटिव कंट्री है. हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा हम बहुत सारी कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करते हैं. पहली चीज़. दूसरा, इंटरनेशनली जब इंडियन कंपनीज एक्सपैंड करती हैं, ग्लोबल ऑपरेशंस और ग्लोबल एक्विजिशंस करती हैं, तो ये डॉलर का ये रेट इकोनॉमी कंपनीज को लेस एफिशिएंट बनाएगा. सो इट्स नॉट अ गुड साइन. सेकेंड, इन्फ्लेशन चाहे कोई इसको देखे किसी भी तरह से, लेकिन ये फैक्ट है कि 8 to 9% रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ इकोनॉमी लाइक इंडिया इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्गर रन. और ये 8-9 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल प्लैंक था, लेकिन इट हैज़ नॉट वर्कड. रादर इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट. बट 9% इन्फ्लेशन का मतलब सीधी सी बात है कि रियल वेजेस भी लोगों के कम हो जाते हैं. मतलब कि नेट इनकम है वो कम हो जाती है और परचेजिंग पावर कम हो जाता है. तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते हैं, लोगों के पॉकेट में भी कम पैसे आते हैं और फ्यूचर डिमांड भी उससे कम होती है. तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी. तीसरी बात, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा वी आर रिलायंट अपॉन राइट नाउ, वो भी लास्ट 6 मंथ्स में कम हो गया है ऑलमोस्ट $100 बिलियन से. मतलब ये कि अगर $594 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज पे हम अगर आज खड़े हैं और जो पहले ज़्यादा था और भी कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अगर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है या ट्रेंड वो है, तो ये वरीसम फिगर है. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर नॉट ग्रोइंग दैट वे. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वॉर that we've seen between Russia and Ukraine. When I say global, because a lot of countries are involved, और उसके कारण डिमांड पैटर्न्स ग्लोबली बहुत वॉलेटाइल हैं. तो एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली बहुत लिमिटेड तरीके से ही ग्रो कर रहे हैं. और अगर ये एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं करते तो भी हमारी इकोनॉमी को डेंट पड़ता हुआ दिखता है बहुत ज़्यादा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डॉलर और रुपए की पैरिटी को आरबीआई को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डॉलर मार्केट में स्पेंड करने पड़ते हैं. जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से $5 बिलियन की स्पेंडिंग तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली की, आरबीआई ने. दैट मीन्स you are spending more dollar to neutralize the impact that can happen between dollar and रुपया. मतलब ये कि रुपया ज़्यादा गिर सकता है और ज़्यादा गिरने का मतलब है कि 1995 तक भी आ सकता है. इसका मतलब ये हो कि अगर आपका रुपया स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपके इंपोर्ट्स और महंगे हो सकते हैं, प्रोजेक्शंस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं. तो इमेजिन कीजिए उस सिनारियो में ये जब सिचुएशंस आती हैं और जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. फ्रेंकली नेशनल मीडिया पे कोई भी ऐसा चैनल आपको नहीं दिखेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स की बात करना चाहता है, जो इन्फ्लेशन के डेंजर की बात करना चाहता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो रोजी पिक्चर पेंट की जाती है उसको हटा के उसको स्क्रैच करने की देखना चाहता है. और अभी तो यहाँ नहीं रुकते हम. जो डेट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है. $620 बिलियन का तो डेट लेवल है कंट्री के ऊपर. प्लस कंपनीज आर लिवरेज्ड नाउ. जितनी भी स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं और बिग कंपनीज, इनके वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं. They are not going to be very easy in terms of sustaining their profits. So ये एक वो पिक्चर है जो थोड़ा डेंजरस लगती है. लेकिन ग्लिमर ऑफ द होप इज डोमेस्टिक इकोनॉमी. हमारी जो होप का बहुत बड़ा रीजन है हमारी खुद की इकोनॉमी. क्या हमारी इकोनॉमी हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर सकती है? वेल, द आंसर इज यस, बाय एंड लार्ज. बिकॉज ग्लोबल डिमांड पे हम डिपेंड नहीं रह सकते नेक्स्ट 1 year और मोर सो. In the wake of America increasing its interest rate,
एंड अभी रिसेंटली भी उन्होंने फेड ने वापस अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है बेसिस पॉइंट से. तो आरबीआई इज ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग दैट. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करके इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को रोकना है. और अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ाए हैं तो उनके दो ऑब्जेक्टिव हैं. वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं. मतलब ये कि वो इस वक्त इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं है कि इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है. वो इस बात से ज़्यादा वरिड हैं दैट पीपल एट लार्ज शुड बी एम्प्लॉयड एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी शुड बी एट सर्टन लेवल. और अमेरिका के लिए तो डेफिनेटली बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि 100 साल में मैंने तो जो पढ़ा है उसके हिसाब से अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट तो कभी देखा ही नहीं गया. सो सच अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अमेरिका टॉक्स अबाउट इट, इंडिया डज नॉट एक्नॉलेज एंड वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड दैट इज अ सीरियस इशू. तो ओवरऑल जो कंसर्न है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेंड में जब व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड यू आर इंटर रिलेटेड, देन इट्स अ डेंजरस साइन. वॉर डज नॉट सीम टू बी एंडिंग सो सून. American woos are not seeming to be getting over so soon. Indian diaspora also seems to be slightly worried by what's happening in the world. And moreover, certain statistics are really worrying the world. Inflation, unemployment, real wages going down, not very easy trend. इसका मतलब future में there has to be a complete rethinking in terms of how companies will be structured, how economies are going to really integrate themselves with the global economy, and a food for thought for young generation as to how they are going to actually realize their dreams. So moral of the story is simple: unrealistic trends and big numbers should not really be the context. More important is to have a very clear, dispassionate perspective and acknowledging that things are not going right in terms of certain facts. We are good with respect to certain facts, but there is a problem somewhere, and that needs to be acknowledged and seen. That's my take. You might have your own take on Indian economy, inflation, real wages, foreign exchange reserves, exports, global scenario, and of course the volatility in stock market. I would like your comments so that we can actually take it further. Thank you so much.